हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बस 1 सेंटीमीटर की थी दूरी डोनाल्ड ट्रंप की छलनी हो जाती खोपड़ी। जी हां, लुहान डोनाल्ड ट्रंप के हमले के पीछे क्या है सबसे बड़ा कारण, और अटैक होने के जस्ट बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या आया बयान। आखिर 20 साल के इस थॉमस ने ट्रंप पर क्यों चलाई गोलियां। साथ ही सीक्रेट सर्विस की हाईटेक सिक्योरिटी के बावजूद ट्रंप पर कैसे चली गोली। ट्रंप पर फायरिंग से पहले ही लोगों की नजर में आ गया था हमलावर, उसके बावजूद भी पुलिस ने क्यों नहीं लिया एक्शन। सबसे बड़ी जानकारी आपको बताने वाले हैं दोस्तों। बताएंगे इस पर जो बाइडेन ने क्या बयान दिया है ट्रंप पर हमले के बाद। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले पर दुख जताया है। साथ ही साथ दोस्तों, मणिपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा हमला, 1 जवान शहीद, इतने पुलिसकर्मी घायल। दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बस 1 सेंटीमीटर की थी दूरी, वरना हो जाता आज डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी छलनी। जी हां, लुहान डोनाल्ड ट्रंप के हमले का पूरा सच क्या है आपको बता दें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में ताबड़तोड़ गोलियां चली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शनिवार रात को बटलर पेंसिल्वेनिया में उनकी रैली में एक शूटर ने गोलीबारी की, जिसमें उन्हें एक गोली लगी जो उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरती हुई निकल गई। गोलीबारी के बाद शूटर और एक दर्शक की मौत हो गई। जी हां, जो गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर लगी दोस्तों, वो गोली पीछे जाकर के वहां खड़े दर्शक को लग गई, जिसकी मौत हो गई, जबकि एक अन्य दर्शक की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रंप ने हमले के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे एक गोली लगी जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी है। जैसे ही गोलियां चली, ट्रंप ने अपने दाहिने कान को पकड़ा, फिर पोडियम के पीछे घुटनों के बल बैठने से पहले उसे देखने के लिए अपना हाथ नीचे लगाया। सीक्रेट सर्विस के एजेंट जल्दी से वहां पहुंचे और उन्हें कवर किया। वे लगभग 1 मिनट बाद बाहर निकले। हमले के बाद ट्रंप ने समर्थकों को भेजा मैसेज, कहा कभी झुकूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए वो झुकने वाले नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर इस 20 साल के हमलावर ने जो गोली चलाई उसका नाम थॉमस है। उसने ट्रंप पर क्यों गोली चलाई, आई इसकी असली वजह आपको बता दें। हमले के बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट हरकत में आ गए और ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के साथ ही स्नाइपर्स ने हमलावर को ढेर कर दिया। वहीं के वहीं सेकंडों में उस हमलावर को मार गिराया। दोस्तों, हमलावर की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है, जिसका हमले से पहले का एक वीडियो सामने आया है। थॉमस ने खुद वीडियो जारी किया और दावा किया था कि वो रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करता है। साथ में कहा कि क्या आप लोगों को गलत आदमी मिल गया है। इसके बाद ही अंदाजा लगाया जाने लगा है कि थॉमस ने नफरत की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया था। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर निकली और जिसको जाकर लगी उसकी मौत हो गई। अगर ये गोली 1 सेंटीमीटर और राइट हो जाता तो डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी उड़ सकती थी, क्योंकि जो गोली की इंटेंसिटी थी वाकई में कुछ बड़ा कांड हो जाता। बहरहाल ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठने लगे हैं कि सुरक्षा में ये चूक है या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश थी। सीक्रेट सर्विस की हाईटेक सिक्योरिटी के बावजूद ट्रंप पर गोली चले तो फिर आखिर चली कैसे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के सबसे शक्तिशाली पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। आखिर कैसे हमलावर ट्रंप की चुनावी रैली के इतने करीब हथियार लेकर पहुंच गया। कैसे ट्रंप के सुरक्षा घेरे में तैनात एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा का जिम्मा यूएस सीक्रेट सर्विस का होता है। यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट हर पल पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में तैनात होते हैं। वो जहां भी जाते हैं सीक्रेट सर्विस के एजेंट उनके साथ रहते हैं। ऐसे में ट्रंप पर हमले के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि जब पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है तो आखिर कैसे उन पर गोलियां चल गई। क्या उन पर किसी साजिश के तहत हमला किया गया है। महज 100 मीटर की दूरी से कैसे एक शूटर ने ट्रंप को निशाना बनाया। इस दौरान सीक्रेट सर्विस क्या कर रही थी। छत से यदि निशाना बनाया गया तो उसके एजेंट क्या कर रहे थे। रैली के आसपास की बिल्डिंग की छतों पर सीक्रेट सर्विस क्यों नहीं मुस्तैद थी। सवाल कई हैं और FBI सहित कई अमेरिकी एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हुई हैं। दोस्तों, आपको सबसे बड़ा सवाल तो यही बता दें, ट्रंप पर फायरिंग से पहले ही लोगों की नजर में आ गया था वो हमलावर, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया। ये दावा चश्मदीद ने किया है। रैली में मौजूद एक शख्स जिसका नाम ग्रेग स्मिथ था, उसने BBC को बताया कि उन्होंने बटलर काउंटी में कार्यक्रम के ठीक बाहर एक इमारत के ऊपर एक आदमी को रेंगते हुए देखा था। ग्रेग के मुताबिक संदिग्ध के पास राइफल भी थी। स्मिथ ने कहा कि हमने देखा कि एक शख्स हमारे बगल की इमारत की छत पर 50 फीट की दूरी पर रेंग रहा था। उसके पास एक राइफल भी थी जिससे हम स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जी हाँ, ऐसे में ये जानकारी पुलिस को दी गई, उसके बावजूद भी FBI ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़े करता है कि आखिर इस साजिश के पीछे है तो है कौन। तो वहीं एलोन मस्क ने सीक्रेट सर्विस चीफ का इस्तीफा मांगा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का बच जाना बहुत बड़ा एक चमत्कार है। जी हाँ, अमेरिका सहित दुनिया के सभी बड़े नेताओं ने इस हमले की निंदा की। इस बीच अमेरिकी अरबपति एलोन मस्क ने इस हमले के बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की तीखी आलोचना
घोषणा की है। उन्होंने सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर से तुरंत इस्तीफे की मांग कर दी है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि ये हमला जो बाइडेन के उकसाने पर हुआ है, यानी जो बाइडेन ने उकसाया है, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला हुआ। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद कहा कि अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन ने पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास की निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं अपने दोस्त ट्रंप पर हुए हमले से बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। मैं उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। तो वहीं राहुल गांधी ने लिखा कि मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास से बेहद चिंतित हूँ। ऐसे कामों की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। मैं उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो वहीं दोस्तों बड़ी और अगली खबर बता दें, मणिपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा हमला, एक जवान हुआ शहीद, 3 पुलिसकर्मी घायल। जी हां, मणिपुर के जिरीबाम में अज्ञात हथियार बंद बदमाशों ने सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस की संयुक्त टीम पर हमला किया। ये अटैक घात लगाकर किया गया। इस हमले में एक सीआरपीएफ जवान के शहीद होने की खबर है। बता दें कि बदमाशों ने यह हमला आज यानी 14 जुलाई को सुबह करीब 9:40 पर किया। जानकारी के मुताबिक 20 बटालियन सीआरपीएफ और जिरीबाम जिला पुलिस की संयुक्त टीम एक साथ ऑपरेशन में लगी हुई थी। ठीक इसी दौरान संयुक्त टीम पर घात लगाकर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले के वक्त करीब 3 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त सुरक्षा दल 13 जुलाई को हुई गोलीबारी की घटना से संबंधित तलाशी अभियान चलाने के लिए जिरीबाम जिला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मोनबंग गांव के पास जा रहा था। दोस्तों तो वहीं बता दें, मदरसों में हिंदू बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? जी हां, एनसीपीसीआर ने किया सवाल तो भड़क उठे मौलवी। बता दें, एनपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने को उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। प्रियंक कानूनगो ने दावा किया कि हिंदू बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें वहां मुस्लिम धर्म की तालीम दी जाती है। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मदरसों को लेकर इस बीच क्या क्या हुआ ये बता दें। उत्तर प्रदेश में 4000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि मदरसों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की जांच की जाएगी। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देने की भी जांच होगी। मुस्लिम संगठनों ने मदरसे से गैर मुस्लिम बच्चों को हटाने को गलत बताया है। मुस्लिम संगठनों ने इसे धर्म के नाम पर विभाजित करने का आरोप लगाया है। राजस्थान में गैर मुस्लिम बच्चों के अभिभावकों से मदरसे में पढ़ाने के लिए लिखित सहमति लेनी होगी। मदरसों को गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं देने की लिखित जानकारी देनी होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों को मदरसों में एक साथ पढ़ना चाहिए या नहीं, और एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को बयान के क्या मायने हैं। देश भर के मदरसों में बच्चों की शिक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के जाने पर भी बयानबाजी तेज हो गई है। तो उधर बरेली में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और छात्रों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि यूपी सरकार अपना फैसला वापस ले, क्योंकि मदरसों में दुनिया की शिक्षा के साथ दीनी शिक्षा भी दी जाती है जिससे बच्चों का विकास होता है। वहीं एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो राष्ट्र के हित में होगा सरकार वही फैसला करेगी। अब ऐसे में दोस्तों आप लोगों का इस पर क्या टेक होगा? मदरसों में जिस प्रकार से हिंदू बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, इस पर आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे दोस्तों? क्या तुरंत के तुरंत ऐसे में एक्शन लेना चाहिए? दोस्तों आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, शी जिनपिंग ने अचानक किया पीएलए आर्मी में बड़ा फेरबदल, कई जनरलों को हटाया। आखिर क्या है असली वजह? बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश के सशस्त्र बलों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए जोरदार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने मेजर मिलिट्री रिफॉर्म्स को भी लागू किया है। इसी क्रम में शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया है। इसके साथ ही उन्होंने टॉप के अधिकारियों और रक्षा मंत्रियों को भी बर्खास्त किया है। 15 नवंबर 2012 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया है। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, अक्षमता, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और पीएलए में सुधारों का विरोध करने के कारण बड़ी संख्या में शीर्ष अधिकारियों के अलावा 2 रक्षा मंत्रियों और सीएमसी से कम 2 उपाध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया। तो वहीं आपको बता दें, नेपाल में बड़ा तख्ता पलट के बाद केपी शर्मा ओली लेंगे पीएम पद की शपथ। मंत्रियों की सूची को दिया जा रहा अंतिम रूप। जी हां, केपी शर्मा ओली रविवार शाम नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो उनका चौथा प्रधानमंत्री कार्यालय होगा। इस बीच ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी सीपीएन यूएमएल और नेपाली कांग्रेस एनसी गठबंधन मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दे रहा है। सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष ओली ने नई गठबंधन सरकार में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों की सूची तैयार करने में अपने गठबंधन सहयोगी नेपाली कांग्रेस के साथ परामर्श किया।
नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल 72 वर्षीय ओली को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में देखना ये होगा कि ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रहते हैं, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि ओली काफी ज्यादा चीन के संपर्क में है। तो वहीं आपको बता दें, भारत ने फिर साफ कर दिया अपना रुख, कहा शांतिपूर्ण ढंग से हो फलस्तीन मुद्दे का समाधान। जी हाँ, भारत ने फलस्तीनी मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी ऐतिहासिक और अटूट प्रतिबद्धता की फिर पुष्टि की तथा वार्ता के माध्यम से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रभारी राजदूत एवं उप अस्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने शुक्रवार को फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के एक सम्मेलन में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा बातचीत के माध्यम से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन किया है, जिससे एक संप्रभु, स्वतंत्र और सक्षम फलस्तीन देश की स्थापना हो सके। जी हाँ, फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के सम्मेलन में भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने फलस्तीनी मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए नई दिल्ली के ऐतिहासिक और अटूट प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। दोस्तों, तो वहीं बता दें, जम्मू और कश्मीर में एलजी के अधिकारों में बढ़ोतरी की क्यों पड़ी जरूरत। दरअसल जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों में बढ़ोतरी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच ये बातें सामने आ रही है कि दरअसल शासन की अस्पष्टता दूर करने के लिए ये करना बहुत जरूरी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में इस साल सितंबर महीने तक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो जाना है। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने यहाँ पुलिस, IAS और IPS समेत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, एंटी करप्शन ब्यूरो और मुकदमा चलाने या मना करने के संबंध में उपराज्यपाल की शक्तियों को और स्पष्ट किया है। दोस्तों बता दें, अडानी बन गए हैं चीन के लिए बड़ा खतरा। इजराइल, श्रीलंका, तंजानिया और अब वियतनाम, आखिर क्या है इरादा बता दें। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी का अपने कारोबार को दुनिया भर में फैलाने का इरादा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वो वियतनाम में आधुनिक बंदरगाह तैयार करने की योजना बना रहे हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की ओर से शुरू की गई इस परियोजना को वियतनामी सरकार से दा नांग में ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी कंपनी के MD करण अडानी ने दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में है। इसमें अलग अलग प्रकार के कार्गो को संभालने के लिए कंटेनर टर्मिनल और मल्टीपर्पज बर्थ होंगे। निवेश का विवरण अभी तय नहीं किया गया है। तो वहीं बता दें, सूरत के 20 कारीगरों का बड़ा कमाल, 8 कैरेट के चमचमाते हीरे पर PM मोदी की छवि उकेरी। जी हाँ, गुजरात के सूरत में हीरा बनाने वाली कंपनी के कारीगरों ने बड़ा कमाल कर दिखाया है। उन्होंने 8 कैरेट के हीरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि उकेरी है। ये आभूषण शहर में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को हीरा उसके SK कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। कंपनी के प्रबंधक ने बताया कि हीरा प्रारंभ में 40 कैरेट का लेब्रॉन हीरा था। हालांकि इसे आकार देने और पॉलिश करने के बाद इसका आकार 8 कैरेट का कर दिया गया। बहरहाल देखकर बताइए आप लोग कैसा लग रहा है दोस्तों मोदी जी की छवि इस पर। तो वहीं बता दें, कैंसर से जूझ रहे भारतीय क्रिकेटर की मदद के लिए आगे आए जय शाह। BCCI को 1 करोड़ रुपए जारी करने का दिया निर्देश। जी हाँ, भारत के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने BCCI से अपने साथी खिलाड़ी अंशुमान गायकवाड़ के लिए वित्तीय सहायता की मांग की थी। पूर्व भारतीय खिलाड़ी ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं और लंदन में उनका इलाज चल रहा है। कपिल देव की इस मांग को जय शाह ने बिना किसी देरी के पूरा कर दिया। BCCI की एपेक्स काउंसिल ने जानकारी दी है कि सचिव जय शाह ने BCCI को कैंसर से जूझ रहे भारत के अनुभवी क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल प्रभाव से 1 करोड़ रुपए जारी करने का निर्देश दिया। शाह ने गायकवाड़ के परिवार से भी बात की और स्थिति का जायजा लिया तथा सहायता प्रदान कर दी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अजगर की चाल चलेगी। RLD सीटों के बंटवारे पर BJP से होगा तगड़ा मोल भाव। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटें लोकसभा चुनाव लड़ने वाले विभिन्न दलों के विधायकों के सांसद बनने के चलते खाली हुई है। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी के सजा याफ्ता होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों की हलचलें बढ़ गई हैं। सभी दल साम दाम दंड भेद के हथकंडे अपनाकर उपचुनाव की 10 सीटें जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रालोद 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती है। निषाद पार्टी मिर्जापुर की मंझवा सीट अपने पास रखना चाहेगी, क्योंकि यहां से 2022 में उसके ही उम्मीदवार विनोद कुमार बिंद जीते थे, जो अब भदोही से सांसद हैं। तो वहीं दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। आप सभी से मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, व्हाट्सएप पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।